जैसे कि हम लोग शुरू से द आर्टिस्ट के बारे में देख रहे थे। द आर्टिस्ट तुम्हारे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है, जापान के लड़का सेबी के ऊपर कहानी बेस्ड है। इनके राइटर कौन है? शिगानोया। कौन है? शिगानोया, ठीक है ना। तो सबसे पहले शिगानोया के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। शिगानोया, ठीक है। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय शिगानोया। द आर्टिस्ट किसने लिखा है? शिगानोया ने लिखा है। किसने लिखा है? शिगानोया ने लिखा है। शिगानोया ही इज अ फेमस जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगानोया जो है ना, जापान के सबसे प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर है और साथ में ये एक नोवेलिस्ट भी है। नोवेलिस्ट समझते हो? उपन्यास लिखते हैं बड़े बड़े, जिसको तुमने कई सारे व्यक्ति का नाम सुने होंगे। चेतन भगत का नाम सुने होंगे, शेक्सपियर का नाम सुने होंगे, है ना, विलियम शेक्सपियर, ऐसे करके कई सारे हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो शिगानोया है, जापान के राइटर है, इन्होंने ही एक ये द आर्टिस्ट लिखा है और एक नॉवेलिस्ट भी है। पहला क्वेश्चन पूछ देगा कि शिगानोया द आर्टिस्ट में ये किस प्रकार का स्टोरी बता रहा है, तो शॉर्ट स्टोरी। क्या बता रहा है? शॉर्ट स्टोरी। इनका जो जन्म हुआ था, बॉर्न 20 फरवरी 1883 जापान, मतलब कि 20 फरवरी 1883 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? जापान में। बैठ जाओ। कहाँ हुआ था जन्म? जापान में। अब देखो एग्जाम में एग्जैक्ट तुमको ना ये डेट तो नहीं पूछेगा, मगर ये जरूर पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे? 1883। ये नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बट मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे लेके चलना पड़ेगा सारा, ठीक। नेक्स्ट, इनका मृत्यु कब हुआ, डेथ कब हुआ इनका, ठीक है ना। तो 21 अक्टूबर 1971 जापान। इनका डेथ भी कहाँ हुआ? जापान में ही हुआ। और कब हुआ? 1971 में हुआ, ठीक है। तो मृत्यु कब हो गया? 1971 में। और कहां हो गया? जापान में, ठीक। अब मालूम है कि ये जो स्टोरी है ना, ये किसी आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड है, मालूम है ना। और वो आर्टिस्ट का नाम क्या था? सेबी। मालूम है ना कि सेबी को सबसे ज्यादा मन किस में लगता था? गॉड्स इकट्ठा करने में, कद्दू या लौकी जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको कलेक्ट करना और उसके साथ नीपा पोती करना, है ना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था उसमें। आप कह रहे हैं कि द स्टोरी इज अबाउट अ 12-year-old बॉय सेबी। ये जो कहानी है द आर्टिस्ट, 12 साल के लड़के जो है जिनका नाम क्या है? सेबी, उसी के ऊपर ये कहानी है पूरा, ठीक है। हु हैज ए स्पेशल टैलेंट, जिनके पास एक खास क्या था? टैलेंट को हिंदी में रचनात्मक कला या बोल सकते हो बुद्धि, है ना, चमत्कार भी बोल सकते हो उसको, गुण भी बोल सकते हो, ज्ञान भी बोल सकते हो। तो इनके पास एक खास प्रकार का क्या था? टैलेंट था। और मालूम है ना कि इनके टैलेंट को ना ही टीचर्स के द्वारा पसंद किया जाता था और ना ही उनके पेरेंट्स के द्वारा। इनके टैलेंट को इनके पेरेंट्स और टीचर क्या कर दिए? डिस्ट्रॉय कर दिए। सब हम देख चुके हैं। अब देखो, इट शोज हाउ पेरेंट्स एंड टीचर्स समटाइम डिस्ट्रॉय अ चाइल्ड क्रिएटिविटी। ये इस कहानी में शिगानोया बताते हैं कि ये जो लड़का सेबी है ना, इनके टैलेंट को इनके टीचर्स के द्वारा, अरे ध्यान देना, इनके टीचर्स के द्वारा और इनके माता पिता के द्वारा कैसे बर्बाद कर दिया जाता है इसके टैलेंट को, क्रिएटिविटी, रचनात्मक कला को बोले तो, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, यही है शिगानोया, ठीक है, बहुत ही, हाँ यही है, ठीक है। अब देखो सेबी हॉबीज, सेबी का शौक क्या था? सेबी को सबसे ज्यादा किस चीज में इंटरेस्ट था? तुम लोग को भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया हूं व्हाट इज योर हॉबीज करके। ठीक उसी प्रकार सेबी को सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट था वो किस में था? हॉबीज इसका क्या है, शौक क्या है इसका? तो देखो क्या इनका शौक, सेबी इज अ स्कूल बॉय। सेबी एक मिडिल स्कूल का लड़का था। हु लव्स कलेक्टिंग गार्ड्स, जो सबसे ज्यादा गार्ड्स को कलेक्ट करने में उसको मन लगता था। लाइक यहाँ पर लव्स का मतलब हो गया यहाँ पे उससे ज्यादा लगाव होना। क्या होना? लगाव होना। मतलब कि लौकी और कद्दू कहीं भी देखता था वो दौड़ के चला जाता था और उसको क्या करता था? लेकर के घर आ जाता था। तो इनको कद्दू को कलेक्ट करने में या लौकी को कलेक्ट करने में, लाने में बहुत ज्यादा इसको लगाव था उनके साथ, ठीक है। अब देखो, ही लाइव इन हार्वर्ड टाउन, बताए थे ना, जापान के किस टाउन में रहते थे ये? हार्वर्ड टाउन।
और ये एक बंदरगाह शहर था, बताए थे, और बहुत छोटा शहर था। तुम एक सीढ़ी से उस पार जा सकते हो और उस एक सीढ़ी से इधर आ सकते हो। बहुत छोटा शहर था हार्बर टाउन। क्वेश्चन बनता है कि जो सेबीज था वो किस शहर में रहता था? हार्बर टाउन में। किस टाउन में? हार्बर टाउन। और हार्बर टाउन को क्या बोलते हैं? बंदरगाह शहर। कौन शहर? बंदरगाह शहर। अच्छा, बंदरगाह शहर का मतलब होता क्या है? बंदर, समुद्र के किनारे वाला एरिया जहां से एक दूसरे जगह पे जाते हैं हम पनिया जहाज के माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं? हार्बर टाउन। ठीक है, अब यहां देखो, ही डजंट लाइक प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रेन, मतलब दूसरे बच्चों के साथ इनको खेलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। हम लोग है ना क्लास के टाइम में, स्कूल के टाइम में बहुत सारे बच्चों के साथ खेलते थे, कूदते थे। अभी भी है कि आते हैं मस्ती कर लेते हैं, मगर इसको ना व्यक्तिगत ही अपने ऊपर, अपने ही इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान होता था। खेलना पसंद नहीं था दूसरे बच्चों की तरह। बट क्या पसंद था? तो वही कह रहा है, इंस्टेड ही स्पेंड टाइम, सबसे ज्यादा वो किस में टाइम बिताता था? तो वो फाइंडिंग गार्ड्स, कद्दू की तलाश में। कहां पर कद्दू मिल जाए उसको उठा के घर लाएंगे, उसको छीलेंगे, उसमें चाय का पत्ती से उसको रगड़ेंगे उसके स्मेल को हटाने के लिए, बता चुका हूं मैं। और उसको पॉलिश करेंगे, अच्छा से चमकाएंगे, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे, है ना। तो वो सबसे ज्यादा जो समय बिताता था सेबीज, वो गार्ड्स को कलेक्ट करने में, फाइंड, पता लगाने में, ढूंढने में कहां पे मिल जाए। और दूसरा क्लीनिंग देम, उनको साफ करने में ही पूरा समय लगाता था, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड फील्ड था इसका। और पॉलिशिंग एंड डेकोरेटिंग देम, और उसको साफ करके सजाना। उसके पिताजी हैमर से नहीं तोड़ दिया था, आगे हम बढ़ेंगे। तो कद्दू या लौकी इनको कहीं भी नजर आ जाता था, उसको खरीद लेता था या ले आता था और घर में उसको पॉलिश करता था, डेकोरेट करता था, उसके ऊपर पेंटिंग करता था। एक बार की बात है, याद है ना, ये टहलते टहलते कहां चला गया था? बीच पे चला गया था। तो एक झोपड़ा में से एक गंजा बाल वाले व्यक्ति निकले थे, तो उनको लगा कद्दू ही निकल के आ रहा है। मतलब कद्दू के पीछे इतना पागल था ये लड़का कि इसके सामने कोई भी चीज नजर आता था तो लगता था कद्दू ही है, गार्ड्स ही है। ठीक है ना। तो मैं यही चीज तुम लोग को भी कहना चाहता हूं कि तुम लोग के अंदर भी कुछ कुछ टैलेंट होता है जो टीचर्स या माता पिता के द्वारा दबा दिया जाता है, जो कि नहीं दबाना चाहिए। अब मैं ठहरा टीचर, तो क्लास में आओगे तो हम पढ़ाई से रिलेटेड बातें करेंगे ज्यादा। हाँ, अगर इन केस तुम्हारे अंदर में व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट है फील्ड में, तो तुम अपने माता पिता से शेयर कर सकते हो और माता पिता तुम्हें मोटिवेट करेंगे। पहले जमाना और था, अभी अलग है। अभी बच्चे के फील्ड के पीछे माता पिता भी काम करते हैं, इंटरेस्ट के पीछे। तो मेरे हिसाब से कोई भी पेरेंट्स या टीचर को ना बच्चे के इंटरेस्ट, लगाव जिससे ज्यादा हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इस कहानी में वही चीज बताया है कि ये 12 साल का लड़का के पास कितना क्रिएटिविटी माइंड था, अलग हिसाब से। ठीक है, अब यहां देख लो नेक्स्ट स्लाइड में। अब कह रहे कि हिज आर्टिस्टिक टैलेंट, इनके पास जो कला था वो रचनात्मक कला था। कौन कला था? एकदम रचनात्मक, खतरनाक टैलेंट था इनके पास, मतलब चेंज कर सकता था एकदम से। कह रहा है कि सेबी इज नॉट जस्ट कलेक्टिंग गार्ड्स, सेबी केवल गार्ड्स ही कलेक्ट नहीं करता था, लौकी ही कलेक्ट नहीं करता था, ही इज क्रिएटिंग आर्ट, उसके ऊपर वो आर्ट भी बनाता था, कलाकृति भी करता था, अलग अलग चित्र बनाता था, अलग अलग लोगो बनाता था, मतलब कलाकृति करता था उस कद्दू के ऊपर। अब देखो, ही यूजेस डिफरेंट टेक्निक, और वो अलग अलग टेक्निक का प्रयोग करके उस कद्दू के ऊपर वो क्या करते थे? पेंटिंग करते थे। ठीक है ना। मेकिंग होल्स, सबसे पहले वो कद्दू लाता था तो क्या करता था? होल करता था उसके ऊपर। क्यों होल करता था? उसके अंदर से बीज को निकालता था वो, और बीज निकालने के बाद तुम भी जानते हो कि कद्दू में से एक स्मेल आता है जो अच्छा नहीं लगता है, और बार बार उसके साथ वो काम करेगा तो सबसे पहले उसका स्मेल हटाना पड़ेगा ना। तो उसने क्या करता था? पहले कद्दू को काटता था या होल करता था, उसमें से बीज को बाहर करता था और चाय की पत्ती से उसको रगड़ता था, ताकि मालूम है चाय की पत्ती से स्मेल हट जाता है, स्मेल को हटाने के लिए। उसके बाद वो डेकोरेट करता था किसमें? जार में। या तो वो जार टीना का होता था, जार समझते हो ना, डब्बा बॉक्स, या फिर वो ग्लास के डब्बा में उसको रखता था। क्लीनिंग स्मेल को हटाने के लिए वो साफ करते थे। पॉलिशिंग केयरफुली, सावधानी पूर्वक उसको पॉलिश करता था ताकि कद्दू टूट ना जाए। मतलब इतना ज्यादा उसको लगाव था, इसलिए तो उसको फेमिनिस्ट भी बोला गया है।
महिलाओं वाला हरकत, किसको? सेबी को। जब चैप्टर तुम पढ़ोगे ना तो उसमें दिया हुआ है कि सेबी का जो लक्षण था ना वो महिलाओं से रिलेटेड लक्षण था। किसी भी चीज के प्रति लगाव हो जाना, खास करके कद्दू के प्रति पूरे दिन उसमें इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है ना, तो उसको फेमिनिस्ट भी बोला गया है। दिस शोज ही हैज क्रिएटिविटी एंड पेशेंस। ये वो चीज को दिखाता है सेबी के कि उसके प्रति लगाव कितना है, उनमें पेशेंस कितना है, धैर्य कितना है। उस काम को करते वक्त वो हलबलाता भी नहीं था, एकदम धैर्य के साथ उस पे काम करता जाता था, उबरता भी नहीं था। होता है ना हम लोग को ये वो काम करते करते मन ये हो जाता है, बोरिंग टाइप का लगने लगता है, उसको बोरिंग भी नहीं लगता था। तो ये थे सेबी का रचनात्मक कला। अब देखो नेक्स्ट, ध्यान देना। अब कह रहे कि द स्पेशल गार्ड्स, स्पेशल खास गार्ड्स, बहुत ही खास लौकी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वन डे बोले ना, एक दिन, ही फाइंड अ सिंपल लुकिंग गार्ड्स। एक दिन वो जब टहल रहा था रोड पे तो याद है ना, एक बूढ़ी औरत जो थी साइड में ठेला पे कद्दू बेच रही थी, सब्जी बेच रही थी, तो उसको नजर पड़ गया 5 इंच का, याद है ना 5 इंच, कितने इंच, 5 इंच का कद्दू उसको नजर आ गया। तुरंत दौड़ के उसके पास गया वो और उनसे वो रेट करने लग गया। तो महिला बोली ठीक है, ये कद्दू मैं इतना में दे दूंगा। कितने में दिया? 10 सेंट में। तो बोला मेरे पास अभी तो नहीं है, आप रुको, मेरे लिए कुछ देर के लिए रखो इसके पास, मैं घर से पैसे लेकर के आता हूं, ठीक। तो वही कद्दू है। वन डे ही फाइंड अ सिंपल लुकिंग गार्ड्स बट फील इट इज स्पेशल। उसको तो देखते ही उसको लग गया कि ये मेरे लिए कुछ खास है, मैं इस पे कुछ अलग ही प्रकार का पेंटिंग करूंगा। एकदम इंटरेस्टेड था उसके प्रति वो। अब क्या करा, ही बाइज इट फॉर 10 सेंट। वो कितने में खरीदा उसको? 10 सेंट। अच्छा एक बात बताना मुझे, 10 सेंट और 10 येन में कुछ डिफरेंस है? बताओ तो, कुछ अंतर है इसमें? बिल्कुल है अंतर, बता रहा हूं। 10 सेंट जो होता है ना कम होता है रुपया में, और जो 10 येन होता है ज्यादा होता है। इसको पैसा मान लो, क्या मान लो इसको? पैसा। अब पैसा तो जानते हो ना कम होता है, पैसा रुपया से कम होता है या नहीं होता है? होता है। और ये मान लो रुपया है अपने भारत के हिसाब से, हुआ ना। तो ये जो करेंसी है एन, जापानी करेंसी है दोनों, ये दोनों कौन करेंसी है? जापान के करेंसी है। सेन का मतलब कम होता है और एन का मतलब ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो वही कह रहे कि जापानी करेंसी वो कद्दू कितना में खरीदा? 10 सेंट में खरीदा, ठीक। यही तो कहानी का एकदम इंटरेस्टेड यहां से पकड़ लेता है कि वही 10 रुपए के सेन खरीदा और लास्ट में कितना में बिका था? 600 एन में भी था। सेन में या एन में? सेन में, एन में। अभी देखो, ही बिकम वेरी अटैच्ड एंड इवन, वो इतना लगाव हो गया था उस कद्दू के साथ जो कद्दू लाया, और लगाव के साथ साथ और भी क्या करते थे, तो टेक इट स्कूल, उसको स्कूल भी लेके साथ में जाता था। मतलब से भी कहीं भी जाता था तो कद्दू अपने साथ लेके जाता था, इतना लगाव था उसको। मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए तो उस लड़का की तरह, पागल की तरह एकदम समझो उसको। हाँ, कीप्स पॉलिशिंग इट सीक्रेटली। और वो जब क्लास में जाता था ना और पीछे बैठता था, याद है ना। और कौन टीचर थे बताओ तो, किस सब्जेक्ट के टीचर थे? एथिक्स के टीचर थे, है ना। महिला थी या पुरुष थे? एग्जैक्ट क्या थी? महिला थी। और किसकी? एथिक्स, मतलब नैतिक शास्त्र की टीचर थी वो। और वो पीछे बैठता था और बस बैग में से कद्दू निकाला और पीछे डेस्क के नीचे उसको साफ कर रहा है, उस पे उसको साफ कर रहा है, पॉलिशिंग एकदम सीक्रेटली छुपा करके, ताकि टीचर को पता नहीं लगे कि मैं क्या कर रहा हूं। और जब ये टीचर को पता चलता है तो डांट पड़ता है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि दिस गार्ड्स रिप्रेजेंट्स हिज पैशन एंड विजन। ये जो गार्ड्स था लौकी कद्दू, उस लड़के के पैशन, जुनून को और विजन, दृष्टि को दिखाता था। सिर्फ उसी लड़का को पता था कि मेरे अंदर में कितना टैलेंट है। टीचर्स को भी नहीं पता था, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था। पेरेंट्स तो इतना ही बोलते थे कि मेरा बेटा नालायक हो गया, फन्ना का बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा कद्दू के पीछे पड़ा हुआ होता है। कोई भी पेरेंट्स गुस्साएंगे ना जब तुम नहीं पढ़ोगे, बट बाद में पता चलता है ना। इसलिए ये जो सेबी है ना, याद रखना, पूछेगा वो सबसे ज्यादा वो किस चीज के पीछे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कद्दू उसके साथ है, तो वो पैशन और विजन को।
पैशन का मतलब जुनून, विजन का मतलब दृष्टि। ठीक है, सिर्फ उसी लड़का को मालूम था। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नहीं, तुम क्यों आओगे, मैं आ रहा हूँ। अरे सुनो, एक बार देख ना, मैं भूल ही गया। देख, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे देखना, कहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे। ठीक, इसे इधर नहीं रे, तुम लोग नहीं आओगे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आजा। हो रहा है रिकॉर्डिंग? आजा, बैठ जा। काटना पड़ेगा ना एडिटिंग में, वो देखेंगे परफेक्ट होगा तभी उसको हम रखेंगे, नहीं तो नहीं। रात वाला वीडियो बहुत मेहनत किए थे, 1.5 घंटा लग गया था, और काला आ रहा था फेस। काला हूँ मगर लाइट लगा के उजला बन जाऊंगा, मैं उजला हो जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दो, घुमा दिया है उसको। हाँ ठीक, अब यहाँ ध्यान दो। अब देखो, कह रहे कि फैमिली रिएक्शन, मतलब सेबी के प्रति उनके परिवार वालों का क्या रवैया था। तुमको बताए थे कि उनके कद्दू के पीछे देख करके उनके पिताजी माताजी सब परेशान थे, साथ में टीचर भी परेशान थे। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि फैमिली रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में द आर्टिस्ट में सेबी के प्रति उनके माता पिता एंड टीचर्स का क्या रिएक्शन था। कह रहा है कि टीचर्स कंप्लेन्स टू सेबीज पेरेंट्स। मालूम है ना, जब वो एथिक्स के क्लास में कद्दू पकड़ा गया और उन कद्दू उसके हाथों से ले ली, तो बोला कि चलो, तुम घर चलो, मैं तुम्हारे पिताजी को कंप्लेन करता हूं। ठीक है ना, तो टीचर्स कंप्लेन टू सेबीज पेरेंट्स, चलेगा। हिज फादर, सेबी के पिताजी एकदम फॉर्म में आ गए। याद है ना, जब वो टीचर घर पे गई थी तो पिताजी थे नहीं थे, तो किसको सुना रही थी वो? उसकी मम्मी को। और मम्मी को जब सुनाई सारा बात क्लास का, कि क्लास में जाता है तो कद्दू के पीछे पड़ा रहता है, पढ़ाई वढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब मम्मी रोने लग जाती है जोर जोर से कि सबका बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा नालायक हो गया, ये गधा है, पढ़ेगा नहीं, क्या करेगा। उसके बाद जब वो चली जाती है ना, तो उसके पिताजी जस्ट आ जाते हैं। आते हैं ना, जस्ट कहाँ से आते हैं बताओ? कारपेंटर थे वो, शॉप के ऊपर से आते हैं। अब देखो, उसके बाद हिज फादर बीट्स हिम, पीटने लगा उसको, कॉलर पकड़ा, मारा एकदम से। रे तू क्या कर रहा है, क्या कंप्लेन लेके आया? आप मालूम है ना, तुम भी जानते हो कि तुम्हारा कंप्लेन अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पिताजी को करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, चाहे वो टीचर्स हो या कोई भी हो, है ना। तो उनके पिताजी को गुस्सा आ गया कि इतना रुपया तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और तुम्हारा कंप्लेन घर तक आ रहा है, तो मेरा क्या फायदा इतना पैसा इन्वेस्ट करके तुम्हारे ऊपर। तो उसको पीटा। बट ध्यान दो, डिस्ट्रॉयज ऑल, ध्यान दो, ओए सुजीत ध्यान दो, डिस्ट्रॉयज ऑल हिज गार्ड्स विथ हैमर। याद है ना, गुस्सा में एकदम देखा ये सब क्या लगा रखा है चारों साइड तुम दीवार पे डेकोरेट। हैमर लिया, हैमर का मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हथौड़ा। हथौड़ा लिया और उसके सारे पेंटिंग को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, एकदम टुकड़ों में बांट दिया, एकदम सिमेट्रिकल पार्ट्स बना दिया। गुस्सा थे एकदम, पिटाई भी खाया और उनके द्वारा जितना भी कलेक्ट किया गया गार्ड्स था सबको तोड़ दिए। ठीक, दिस इज द मोस्ट इमोशनल एंड ट्रेजिक पार्ट। ये जो समय था सेबी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या था, इमोशनल और ट्रेजिक पार्ट था। वो सोचने विचारने पे विमर्श हो गया, एकदम से इमोशनल हो गया एकदम से, कि मैं इतना मेहनत किया था, इतना ज्यादा कहाँ से कलेक्ट करके लाया और पिताजी एकदम से तोड़ ताड़ दिए। His talent is crushed, उनके कला को, उनके ज्ञान को, उनके बुद्धि को, उनके गुण को पूरी तरीके से यहाँ पे चूर चूर कर दिया। चकनाचूर नहीं होता है बोलते हैं। अब तुम्हारे अंदर में कोई टैलेंट है और उसकी सराहना नहीं मिले और उसके बदले तुमको पिटाए लग जाए घर में, तो तुम्हारा जो वो जुनून है, टैलेंट है, गुण है, स्किल है, वो सारा चूर चूर नहीं हो जाता है। तो वही हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, पूरे टैलेंट इसका खत्म कर दिए यहाँ पे, बर्बाद। अब ध्यान दो, सेबी साइलेंस, ध्यान दो, सेबी कुछ नहीं बोला, एकदम चुप। और कौन बोलता है अपने माता पिता जब फायर होते हैं तो क्या बोल लेते हैं? नहीं बोलते हैं। बहुत ऐसे कोई बदतमीज बच्चा होता है वो मुंह लगा लेता है, हम लोग तो एकदम ऐसे सुनते रहते हैं, है ना। एकदम सुनना ही पड़ेगा ना, कैसे तुम बोल दोगे उनके सामने, हाँ, जिन्होंने तुमको यहाँ भेजा हुआ है। ठीक है, तो देखो, सेबी साइलेंस पूरी तरीका से। जब उनके पिताजी उनको डांट रहे थे और उनके सारे गार्ड्स को हैमर से तोड़ रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो सेबी चुपचाप एकदम बेचारा सुन रहे थे, देख रहे थे। सेबी डज नॉट क्राई और प्रोटेस्ट,
ना ही तो उसे भी चिल्ला सकता है और ना ही अपने आप को बचा पा रहा था। जब उनके पिताजी उनको मार रहे थे ना तो बचा पा रहे थे, प्रोटेस्ट का मतलब होता है बचाना, और क्राई का मतलब चिल्लाना, ना तो वो चिल्ला पा रहे थे और ना ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। किन से? पिता से। ही बिकम साइलेंट एंड इमोशनली, वो एकदम चुप और इमोशनल हो गया, भावुक हो गया। कितना मेहनत करने के बाद मेरे पिताजी मेरे टैलेंट की सराहना नहीं करके मुझे बल्कि पीट रहे हैं। उनको पता था, किनको? सेबी को पूरा पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। 12 साल का लड़का में अलग ही लेवल का गुण था, टैलेंट था, मगर उनके माता और पिता और टीचर्स को नहीं मालूम था, इसलिए ध्यान देना चाहिए। ब्रोकन, उनके सारे अरमान को क्या कर दिए? चकनाचूर, तोड़ दिए। उसकी इमोशनली पूरी तरीके से वो टूट गया, बिखर गया। दिस शो, या वो चीज को दिखाता है, यहां ध्यान दो, डीप पेन, बहुत ज्यादा उसको दर्द हुआ, इतना मेहनत करने के बावजूद मेरे साथ ये हो रहा है। सुप्रेस क्रिएटिविटी, जो भी उन्होंने अपने अंदर जो क्रियात्मक कला आया था उनके अंदर में, उसका वो क्या किया? वहां पे दबा दिया गया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनकी कोई सराहना नहीं किया गया, बल्कि माता पिता को अपने बच्चे के प्रति जो गुण है, स्किल, एक्टिविटीज, चाहे कोई भी चीज का हो, गेम ही क्यों ना हो, कोई स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, कोई सिंगिंग क्यों ना हो, डांसिंग क्यों ना हो, सराहना करना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो चाहे उनके पेरेंट्स हो। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, तुम लोग में है कि नहीं कुछ गुनून, गाना उना, डांसिंग वगैरह, एनीथिंग? अच्छा, डांस कर लेती हो? चलो, अप्रिशिएट तो मैं जरूर करूंगा। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना, कह रहे कि द ट्विस्ट। अब देखो लास्ट में ना ट्विस्ट, क्लाइमैक्स, जैसे नहीं कोई मूवी हम लोग देखते हैं तो लास्ट में अब रिजल्ट क्या आने वाला है ना, क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स मतलब ट्विस्ट क्या है, एकदम खतरनाक से एक्साइटमेंट वाली बात। द कन्फिस्टिकेटेड गार्ड्स, जो गार्ड्स उस, याद है क्लास की मैम इथिक्स वाली, जो से भी डेस्क के नीचे उसके ऊपर पेंटिंग पॉलिश छिल रहा था उसको, तो उस गार्ड्स को उन्होंने ले ली। कौन ले ली? जब्त कर ली। कौन? वो मैम। ठीक है, लेटर सोल्ड फॉर, मालूम है वही गार्ड्स जिस व्यक्ति को दिया था, वो व्यक्ति कौन था? पोर्टर था, एक स्कूल में काम करने वाले माली, मान लो, क्या मान लो? माली। क्योंकि वो जो टीचर्स थी ना, वो टीचर उस बंदे के टैलेंट को नहीं देखा कि इस गार्ड्स को कितना क्या कर सकता है, वो सिंपली एकदम हल्के में छुई मुई समझ के और उस पोर्टर को दे दिया, जाओ इसको फेंक दो या जो करो तुम, हाँ ऐसे करके। अब वो पोर्टर मालूम है ना, उस पोर्टर ने दिमाग लगाया। एक बार उसके साथ एक घटना हुआ, उनको पैसे की कमी हुआ, तो दिमाग में आया कि वो कद्दू तो है मेरे पास, कुछ तो रुपया मिल ही जाएगा मार्केट में, तो लेकर के दुकान पे जाता है। वो पहले सिंपल रेट लगाते हैं दुकानदार, तो वो दिमाग लगा देता है, कहीं बढ़ा के देखते हैं, लास्ट में नहीं देगा तो बेचना है, ये है थोड़ा दिमाग आजमा लेते एकदम से। अब देखो करते करते कितना ही बेचा? 50 सेन में। कितने में? 50 सेन में। और मालूम है वो 50, और उसका कोई वैल्यू नहीं था, वो दिमाग लगाया था कहीं 2-4 रुपए या 10, मेरे उसके सैलरी से भी ज्यादा पैसा में बिका वो। किसके? वो पॉटर का, जो विद्यालय में काम करने वाले माली थे, जिनको इथिक्स की मैम ने उसको दे दी थी, तो उसके सैलरी से भी ज्यादा में बिका था, इतना इंपॉर्टेंट था वो। इसलिए देखो, अब वही कद्दू जो जब्त कर लिया गया था उस मैम के द्वारा, वो बाद में वही दुकानदार कितना में बेचा? 600 येन में, सबसे ज्यादा। हमारे यहाँ अपने भारतीय में अगर एक एन की बात करते हो या सेन की, तो भारतीय 130 प्लस रुपया होता है, भारतीय 130 प्लस रुपया होता है। मतलब एन सेन जो है भारत के करेंसी से हाई है, और ये जापान में, चीन में चलता है। ठीक है, डॉलर का नाम सुने होंगे तुम लोग, यूरो का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ दो क्या है, कुछ मतलब है इसका, अब देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट अदर थॉट्स यूजलेस। सेबी को दूसरे व्यक्ति लोग ना एकदम फालतू समझता था, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे उनके टीचर्स हो, या उनके दोस्त भी। ये गधा कभी खेलने नहीं आता, अकेले रहता है, तो दोस्त भी कहता है फालतू है, तो यूजलेस समझता था कि ये लड़का कुछ करने लायक नहीं है, फालतू है ये लड़का। वाज एक्चुअली वैल्यूएबल आर्ट, बट ऐसा नहीं था, वो एक रियली में आर्ट था, कलाकार था वो, और वो होता है साबित भी वैल्यूएबल, मतलब
मूल्यवान क्या था, वो कलाकार था, वो अपने आप ही जानता था, कोई नहीं उसको पहचान पाया, बाद में पहचाना सब उसको, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दो, अब कुछ मेन आइडियाज है इसके अंदर में। सबसे पहला, टैलेंट वर्सेस सोसाइटी। हमारे समाज में अभी भी हमारे टैलेंट को ना बर्बाद कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। तुम गांव घर में खेलने में हो गए, कोई भी चीज में एक्सपर्ट हो गए, तो तुम्हें कोई ना कोई रीजन से आसपास के लोग तुम्हारे पेरेंट्स को उल्टा पुल्टा कह करके तुमको पिटवा देते हैं या वहां से बाहर करवा देते हैं, ऐसा होता है। तो सोसाइटी में ना, हमारे जो समाज है ना, वो कभी नहीं चाहता है कि अगल बगल वाला लड़का आगे बढ़े। उनकी टैलेंट को वो सराहना नहीं करेंगे। तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, वो तुम्हारा तारीफ नहीं करने आएंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक्सेप्शनल के तौर पे कोई व्यक्ति आएंगे जो तुम्हें बोलेंगे हाँ ये लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब पता नहीं हमारे समाज में क्या दिक्कत है लोगों को कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं वो। इसका मतलब सिंपल है कि वो हमसे जेलस करते हैं, हमसे जलते हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, सराहना, अप्रिशिएट मतलब सराहना करना, तो आपके बच्चे को भी भविष्य में हमसे कुछ मौका मिलेगा, वो सीखेगा ना मुझसे, हम भी आपके बच्चे को सपोर्ट करेंगे। तो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं जो एक दूसरे को पांव खींचने का काम करते हैं, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल करके उसको कहीं ना कहीं गिरा ही देते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं आसपास में। तो वही कह रहे हैं, जैसे देखो, सोसाइटी डज नॉट अंडरस्टैंड क्रिएटिविटी। हमारे क्रियात्मक कलाओं के बारे में समाज नहीं जानता है, वो समझते ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। समझना चाहिए। अगर ठीक है, जब उनको मालूम भी हो जाता तो फिर भी तुमको इग्नोर करेगा, तो साइड से निकल जाएगा। जान करके इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये है हमारे समाज में अभी भी। कह रहे कि ट्रू टैलेंट इज ऑफन इग्नोर। जो रियल ज्ञान होता है, गुण होता है, क्रियात्मक कला होता है, उसको इग्नोर किया जाता है अक्सर समाज में। अक्सर उसको क्या किया, अनदेखा कर दिया जाता है। मालूम है हमारे इंडिया आज क्यों पिछड़ा हुआ है, 20 साल पीछे हम लोग क्यों हैं आज। हमारे इंडिया में इतने टैलेंटेड व्यक्ति सब है, क्या बोले, भारत सरकार या भारतीय उनको सराहना ही नहीं करते, उनको पेमेंट ही नहीं ठीक से देते हैं। वो जितना उनके पास ज्ञान है उस हिसाब से यहाँ पे संसाधन ही नहीं है, इसीलिए वो कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, क्योंकि उनके वहां संसाधन भी है, उनको पर्याप्त मात्रा में जीने का जरिया मिल जाता है, इसलिए वो भारत को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक, तो ये जरूरी है। स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो समाज में एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रिक्ट है। एजुकेशन सीरियस नहीं होना चाहिए, एजुकेशन एकदम पुल्हा के होना चाहिए, एजुकेशन एकदम सिंपल तरीका से होना चाहिए, ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। बच्चे को इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हर एक चीज में बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, पढ़ाई के अलावा भी अलग अलग एक्टिविटीज को बताना चाहिए, गार्जियन को, टीचर को, बच्चे को करना चाहिए। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मालूम है तुम लोग को, अभी तो तुम लोग को उठा के नहीं बजा देते टीचर, हम लोग के टाइम में कान पकड़ते थे, उठा के ले नीचे बजा देते थे, मिस्टेक होने पर फट्टा लगता था, मोटका फट्टा से, देव फट्टा एकदम से पूरा एकदम छाप हो जाता था। तो पहले जो तरीका था अभी भी गांव में कुछ कुछ है, ठीक है ना। तो उस चीज पे, एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, पेरेंट्स एंड टीचर्स फोकस ओनली ऑन स्टडी। हमारे माता पिता और टीचर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं पढ़ाई 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 पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा भी बच्चे की क्रिएटिविटी पे ध्यान देना चाहिए, उनके टैलेंट की सराहना करना चाहिए। खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत ऐसे टीचर पूरे दिन पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, क्या रे बाबा, शिद्दत से तुम 2 घंटा पढ़ो ना, बहुत अच्छा कर लोगे, बट पर डे पढ़ो, मगर उसके साथ साथ जो तुम पढ़ रहे हो उसको अपना यूटिलाइज करो, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक सही हो जाओगे, ठीक। तो ये भी ध्यान देना है कि टीचर्स एंड पेरेंट्स डू नॉट ओनली फोकस स्टडीज, रिमेंबर। नेक्स्ट, दे इग्नोर चाइल्ड्स इंटरेस्ट। वो जो है ना, टीचर्स और पेरेंट्स चाइल्ड के, बच्चे के टैलेंट को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ना देखा कर देते हैं। अब देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएटिविटी। हमारे अंदर में जो क्रियात्मक कला होता है उसका कुछ रचनात्मक का विनाश भी हो जाता है,
हमारे समाज में जो क्रिएटिविटी होता है उसका विनाश भी कर दिया जाता है, रचनात्मकता का विनाश भी है। कैसे? सेबीज टैलेंट इज डिस्ट्रॉय बिफोर ग्रोइंग, मतलब सेबी के बढ़ने से पहले ही उसके टैलेंट को चूर चूर कर दिया गया। किनके द्वारा? उनके माता के द्वारा, उनके पिता के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा। अगर वो टीचर्स कंप्लेन नहीं करते, ध्यान दो, अगर वो टीचर्स कंप्लेन नहीं करते तो वो उनके पिता उनके बनाए गए सारे पेंटिंग को तोड़ते नहीं, उसको पिटाई नहीं लगता। बच्चा डीमोटिवेट हो गया, इमोशनली एकदम डिस्ट्रॉय हो गया वो लड़का, कि जिस चीज को मैं कर रहा हूं उसकी सराहना ना मेरे माता पिता दे रहे, जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और ना टीचर्स दे रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए, है ना, बढ़ने से पहले ही उसके टैलेंट को बर्बाद कर दिया गया था। मालूम है इस चैप्टर को हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया? जापान का। कहाँ का राइटर है? जापान का। लड़का भी कहाँ का है? जापान का। परमाणु बम अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एक 8 अगस्त को और एक 6 अगस्त को, 6 अगस्त और 8 अगस्त को यूरेनियम और पोलेनियम गिराया था। इतना आगे था जापान उस समय में, और अभी जापान पिछड़ गया हुआ है बम, वही परमाणु बम के कारण। तो जापान टैलेंटेड था शुरू से। तो जापान के अंदर, चीन के अंदर अभी ये चीज देखने को मिलता, प्रत्येक बच्चा में अलग ही टैलेंट है। वो लोग खुद से कोई भी चीज बनाता है, मार्केट से बहुत कम खरीदता है, भरा पड़ा है टैलेंट। अमेरिका के पास टैलेंट रियल लोगों के पास नहीं है, लोकल लोगों के पास। वहां जा करके इंडियंस जाते हैं, अलग अलग देशों के लोग जाते हैं, उनके पास टैलेंट है। बट चाइना में और जापान में वहां के बच्चे के पास रियली में टैलेंट है, अलग लेवल का टैलेंट है। हमारे यहाँ जब बच्चा 18 साल का होता है ना, तब वो समझता है कि मुझे करना क्या है। वहां 5 साल में ही बच्चा समझ जाता है कि मुझे किस चीज के ऊपर काम करना है। इतना आगे है। ध्यान दो, अभी भी तुम लोग रियली में बताओ तो तुम लोग को आइडिया है कि आगे क्या करना है? वो बने बनाए या हम रटवा देते हैं, ये बनोगे ये करोगे, तब आता है। पर वहां चले जाना जापान और चीन में, बहुत एडवांस है बच्चा वहां के, 5 साल के अंदर में उसको पता हो जाता है करना क्या है मुझे। तो ये हमें अवगत कराने के लिए कि हमारे अंदर में जो चीज है ना, पूरा अच्छा से काम करो, इसीलिए इस चैप्टर को यहाँ हमारे सिलेबस में दिया है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मैसेज क्या है? फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द सोसाइटी। हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे माता पिताओं के लिए कहानी, इसके कहानी का एक मैसेज है कि ये मैसेज क्या दे रहा है। देखो, रिस्पेक्ट चिल्ड्रंस टैलेंट। तुम्हारे टैलेंट का आदर होना चाहिए। बच्चे के अंदर में जो गुण है, जो स्किल है, जो टैलेंट है, उसका क्या होना चाहिए? आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। दूसरा, डोंट फोर्स ओनली बुक कीज लर्निंग। बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे, बुक पढ़ो पूरे दिन पढ़ो, नहीं, हमें सिर्फ बुक पे ही फोकस नहीं करना है, और भी एक्टिविटीज पे ध्यान देना है। मगर तुम लोग को सिलेबस पहले, वो पढ़ाई तो है ही पहले, पर उतना भी नहीं, ठीक है ना। दूसरा, क्रिएटिविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। जब तक तुम्हारे अंदर में रचनात्मक, क्रियात्मक गुण नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो तुम सक्सेस नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे मान लो मैंने पढ़ाया कोई समरी, द आर्टिस्ट का ही समरी पढ़ा दिया, स्टोरी पढ़ा दिया, ठीक, मेरा काम था पढ़ाना, मैंने बढ़िया से पढ़ा दिया। समझ करके लिखने का काम किसका है? तुम लोग का है। कहां पर कौन लाइन कैसे जाएगा, किस प्रकार से उसको हम बनाएंगे, तो इसके लिए बेसिक सही होना चाहिए। तो बेसिक के ऊपर भी हम काम कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज को पढ़ने के बाद तुम्हें खुद आना चाहिए कि इसको कैसे यूटिलाइज करे, कैसे प्लिंथ करे, कैसे फाउंडेशन करे, कैसे मेंटेन करे, है ना। तो ये जब भी तुमको लगे कि दूर बोर हो गए, आप रुक जाते हैं, तो एक बार पीछे जाना है कि तुमने शुरू ही क्यों किया था, क्यों शुरू किया था। आज तुम पढ़ने आए हो ना, क्यों पढ़ने आए हो? कुछ ना कुछ गोल है ना पास में, कुछ फोकस है ना, अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जीना, परिवार वाले को बहुत आगे तक लेकर के जाना, हाँ, अच्छा लाइफ में लोगों के लिए, समाज के लिए करना, अपने व्यक्तिगत के लिए भी करना, गरीबी से बाहर निकलना, देश को आगे बढ़ाना, बहुत सारे एक्टिविटीज है ना। इसलिए तो तुम आज पढ़ाई कर रहे हो। तो ओवरऑल ये कहानी था तुम लोग का, द आर्टिस्ट का, ठीक है। अब बताओ, एक बार मैं रिपीट करता हूं, बताओ सेबी कितने साल का था? 12 साल का। सेबी किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था उसको? गॉड्स, लौकी या कद्दू? अच्छा बताओ,
सेबी जब पकड़ाया था टीचर से क्लास में, वो किस सब्जेक्ट की टीचर थी? एथिक्स के, याद रखना। अच्छा हाँ, एथिक्स। कितने रुपए में सेबी पहली बार एक कद्दू खरीदा था जो बहुत पसंद आ गया था? 10 सेन में। कितने में? 10 सेन। किस महिला से खरीदी थी? एक बूढ़ी औरत से। ठीक है। सेबी कहाँ का लड़का था? जापान का लड़का था। किस टाउन का था वो? हार्वर्ड टाउन। द आर्टिस्ट लिखा किसने है? सीगा नोया। कहाँ के हैं? द आर्टिस्ट किस प्रकार का कहानी है? शॉर्ट स्टोरी है। सीगा नोया का जन्म कब हुआ? हाँ, और मृत्यु कब हुआ? 1971। गुड। 1883, 1971। पूरा डेट नहीं पूछता है। एक है 20 फरवरी, एक है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर 1971 को इनका डेथ हो गया। 21 फरवरी 1883 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। अच्छा, सेबीज के टैलेंट को डिस्ट्रॉय करने का काम किसने किया था? टीचर्स एंड फादर्स। क्या चीज से उनके पेंटिंग और पूरे डेकोरेटेड तोड़ दिया? हैमर, हथौड़ा से। अच्छा, हार्वर्ड टाउन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह शहर। ठीक है, इससे ज्यादा है कहाँ इसमें कुछ। अब तुम लोग को क्या लिखाना है? समरी। ठीक है।